हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय नोटों पर किस स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर छपी होती है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर। नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की है। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के छोटे किसानों के खाते में अब तक 4 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है और उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। मोदी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2 गुना हुआ है। मोदी ने कहा कि जब मैं मंच पर आया तो काफी किसान गमछा घुमा रहे थे। मुझे लगा कि बिहार की हवा यहां मेरे आने से पहले पहुंच गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें कुल 6,000 रुपए दी जाती हैं। ये राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। 1 दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के 400-500 रुपए हर महीने बचेंगे। 4 महीने में दूसरी बार बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ा करके 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा कर दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब 200 यूनिट पर 800-900 रुपए तक आने वाला बिल अब 420 रुपए से लेकर 435 रुपए तक आ सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसका ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू होगी। योजना के तहत 400 यूनिट प्रति महीने तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा और इससे 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। यूपी में आपकी शराब नकली है या नहीं? सरकार ने नया ऐप शुरू किया। क्यूआर कोड स्कैन करते ही बोतल की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। शराब असली है या नकली, अब इसका पता लगाना काफी आसान हो गया है। यूपी सरकार ने इसके लिए खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और अपने मोबाइल फोन से बोतल पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही शराब की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आबकारी और मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने गन्ना संस्थान स्थित सभागार में यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप है क्या? यूपी सरकार के आबकारी विभाग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे शराब की बिक्री और सुरक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप का काम शराब की हर बोतल की असलियत की जांच आसान बनाना है। राज्य में बिकने वाली हर बोतल पर एक यूनिक क्यूआर कोड दिया जाता है और इस ऐप से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बोतल की पूरी जानकारी देख सकते हैं। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए ट्राई का नया नियम। अब कमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी। कंपनियों को 60 दिन में बदलाव करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अब फर्जी एसएमएस और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाने वाले सभी एसएमएस टेम्पलेट्स में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट को अब पहले से ही टैग यानी प्री टैग करना होगा। ये नियम खास करके उन अनरजिस्टर्ड लिंक्स और फ्रॉड कॉल के बैंक नंबरों को टारगेट करेगा जिनका इस्तेमाल धोखेबाज आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन भर किसी न किसी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस या ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के नाम से फर्जी एसएमएस आते रहते हैं तो आप फ्रॉड करने के डर से इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो आपके लिए ये एक राहत भरी खबर है। राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों, अफसरों का लेटर। कहा इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रही है कांग्रेस। राहुल वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट,
14 पूर्व राजदूत समेत 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो, बच्चों को गैस चैम्बर में डालने के सवाल पर आदेश दिया। पॉल्यूशन पर हर महीने होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर दिसंबर में स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने ये आदेश सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह के सवाल पर दिया है। अपराजिता सिंह ने कहा था कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ऐसी एक्टिविटी बच्चों को गैस चैम्बर में डालने जैसा है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आगे कहा कि ये पॉल्यूशन को लेकर हर महीने सुनवाई करेंगे ताकि इसका परमानेंट समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने के कारण बेरोजगार हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भत्ता या आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए कोई भी उपाय स्वागत योग्य है, लेकिन निर्णय लेते समय सभी कारकों हितधारकों का ध्यान रखना जरूरी है। अमेरिका में यौन अपराधी एपस्टीन की फाइल पब्लिक होगी। दोनों सदनों से पास हुआ बिल, अब ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। अमेरिकी संसद ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक कराने वाला एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल को 427-1 के अंतर से मंजूरी दी है, जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह इस बिल पर दस्तखत करेंगे, यानी कि बिल के कानून बनने की पूरी संभावना है। एससीओ बैठक, मॉस्को में पुतिन से मिले एस जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री बोले, अपने लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। ये बैठक मॉस्को में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के दौरान हुई है। जयशंकर ने बैठक के दौरान आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता और भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। जयशंकर ने कहा कि एससीओ की स्थापना ही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी और आज इन चुनौतियों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने संगठन से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की है। सऊदी अरब के पैसे से बसाया जाएगा गाजा, बदले में ट्रंप ने जर्नलिस्ट मर्डर केस में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट दी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में कहा कि उनका देश गाजा को फिर से बसाने के लिए पैसे खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि खर्च करने की रकम कितनी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खशोगी हत्या मामले में प्रभावी तौर पर क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एमबीएस के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्राउन प्रिंस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए कैंपेन चलाया। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान एआई से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल करवाई। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए फर्जी कैंपेन चलाया था। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के तुरंत बाद चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए राफेल गिराने का दावा किया। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाया और अपने हथियारों की खूबियां दिखाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बिक्री रोकने और अपने J-35 लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाए और इन अकाउंट से एआई से बनाई गई नकली तस्वीरें फैलाई गई, जिनमें दावा किया गया कि भारतीय राफेल को चीन के हथियारों ने गिराया है और ये उनके मलबे की तस्वीरें हैं। भारत को Su-57 फाइटर जेट्स देने को रूस हुआ तैयार, तकनीक भी बिना शर्त के ट्रांसफर करेगा। ये विमान अमेरिकी F-35 जेट्स का तोड़ है। रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने को तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई केमेजोव ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त के ट्रांसफर करेंगे। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। Su-57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को F-35 बेचना चाह रहा है।
लाहौर हाईकोर्ट का पाकिस्तान पुलिस को आदेश, भारतीय महिला और उसके पाकिस्तानी पति को परेशान न करें। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने भारत के पंजाब की रहने वाली सरबजीत कौर और उनके पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन को पुलिस की दखलंदाजी से सुरक्षा दी है। दंपति ने याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस उन पर अपनी शादी खत्म करने का दबाव बना रही है। 3 नवंबर को गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव में शामिल होने भारत से गए करीब 2000 श्रद्धालुओं के जत्थे में 38 वर्षीय सरबजीत कौर भी शामिल थी। वे पंजाब के कपूरथला की रहने वाली और 2 बच्चों की तलाकशुदा मां हैं। 4 नवंबर को कौर ननकाना साहिब जाने वाले समूह से अलग होकर लाहौर के पास शेखपुरा पहुंची, जहां उन्होंने नासिर हुसैन से मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक निकाह किया। निकाह से पहले उनका नाम बदलकर नूर रखा गया। मामला तब सामने आया जब 13 नवंबर को जत्था भारत लौटा और कौर लापता हो गई थी। व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में, प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस जैसी डिटेल्स लीक हो रही। रिसर्चर्स ने ऐप में खामियां ढूंढी। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले 3.5 अरब से ज़्यादा यूजर्स के फ़ोन नंबर खतरे में हैं और एक बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल्स लीक हो सकती है। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस खामी के कारण किसी भी नंबर को चेक करके पता चल जाता है कि वो व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं। फिर प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल्स आसानी से निकाली जा सकती है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट, यूपी में हरियाणा नंबर की कार मिली। शाहीन मुजम्मिल ने बम बनाने के लिए यूनिवर्सिटी से केमिकल चुराए थे। चेयरमैन 13 दिन की रिमांड पर। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहीन सईद के करीबियों पर उत्तर प्रदेश में एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की है। कानपुर के हितकारी नगर में एक हरियाणा नंबर की कार मिली है। ये कार किसकी है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से 25 दिन पहले डॉक्टर शाहीन कानपुर आई थी। वहीं डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल ने पूछताछ में एनआईए को बताया कि उन्होंने बम बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी किए थे। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने रेड के बाद अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर 13 दिन की रिमांड पर लिया है और सर्च में 9 शेल कंपनियों का पता चला जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं और इनके प्रमोटर्स भी एक ही हैं। दिल्ली धमाके के बाद अलर्ट पर देहरादून पुलिस। 900 कश्मीरी छात्रों पर निगरानी, कम्युनिकेशन एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि दिल्ली बम धमाके में कश्मीर से जुड़े हुए कनेक्शन मिलने के बाद राजधानी देहरादून में अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस कश्मीरी छात्रा के पारिवारिक बैकग्राउंड की भी जांच कर रही है। वहीं कश्मीरी छात्रों के साथ दून पुलिस विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की भी निगरानी कर रही है। राजधानी देहरादून में देश के अलग अलग राज्यों से हर साल शिक्षा के लिए हजारों छात्र आते हैं, जिनमें कश्मीरी छात्र भी बड़ी संख्या में हर साल देहरादून कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए पहुँचते हैं, जिन पर अब सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी रखनी शुरू कर दी है। हालांकि इन सभी छात्रों का डेटा पुलिस के पास पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद पुलिस अब और भी ज्यादा अलर्ट है और खास तौर पर कश्मीर से आए छात्रों की फाइलों को दोबारा से खंगाला जा रहा है, जिनके पारिवारिक बैकग्राउंड की भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। चुनाव आयोग बोला, एसआईआर में चूक पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। दिसंबर तक डेडलाइन। दबाव से परेशान बीएलओ। राजस्थान, एमपी और केरल में 3 स्वाइट कर चुके हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की चूक पाए जाने पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए ये बयान दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल भी इन बैठकों में मौजूद थे। बंगाल में 18 नवंबर की शाम 6 बजे तक 7.63 करोड़ गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। कुल 1.09 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। भागवत बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। ये शब्द धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान ने कहा कि जो भी भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है
जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है। आरएसएस चीफ 3 दिवसीय यात्रा के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। वहीं भागवत एक युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद 20 नवंबर को मणिपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि अगर मुसलमान ईसाई भी अपनी पूजा पद्धति या रिवाज छोड़े बिना इस देश की पूजा करें तो भारतीय संस्कृति का पालन करें तो वो भी हिंदू हैं। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया। पहली फोटो सामने आई। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है। इसके बाद एयरपोर्ट पर एनआईए ने कस्टडी लेकर पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की एनआईए में भेज दिया गया है और यहां अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं और अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में वांटेड आरोपी है। वो पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग लापता, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए होने का शक। जैश और आत्मघाती हमले के लिए पाकिस्तानी ऐप पर चंदा मांगा जा रहा है। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से शक के घेरे में है। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता है। उनके फोन भी बंद हैं। एजेंसियों को शक है कि ये सभी ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं जो ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। उधर आत्मघाती संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत और आत्मघाती हमला करने के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। जैश ने 6400 रुपए का फंड मांगा है और ये पैसे पाकिस्तान के एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन पैसों से आत्मघातियों के लिए जूते और कपड़े खरीदे जाएंगे। वहीं जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी हुई कार उड़ाने वाला आत्मघाती डॉक्टर उमर नबी अपने जैसे कई और साइडल बम्बर तैयार करने की कोशिश कर रहा था और साजिश रच रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियोस बनाकर युवाओं को भेजता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। यूपी में 41,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती निकली। सबसे ज्यादा कानपुर, भदोही में सबसे कम पद। महिलाओं को 20% आरक्षण। योगी सरकार ने 41,000 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकाली है। सरकार ने भर्ती कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी है। बोर्ड ने 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे अधिक पद कानपुर में और सबसे कम पद भदोही में है। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 73,000 कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून महीने में होमगार्ड भर्ती करने का निर्देश दिया था। आज का सुविचार, आप खुद को अगर दुखी करना चाहते हैं तो आपको ऐसे अनगिनत मौके मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ऐसा जरूर करेगा जो आपको पसंद नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।